हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ ग्रेजुएशन बीएससी फर्स्ट ईयर। और अपने चल रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड कंसेप्ट। स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड अपन ने देख लिया था कि क्या होते हैं। उसके बाद अपन ने डाइवर्जेंस देख लिए थे कि डाइवर्जेंस क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी का या किसी भी स्केलर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस क्या होता है, उसको किस प्रकार अपन किसी भी क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। डाइवर्जेंस के बाद आता है कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, मतलब किसी भी सदिश का अपन कर्ल किस प्रकार निकाल सकते हैं। सबसे पहले मेन डिफरेंस डाइवर्जेंस और कर्ल में ये होता है कि कर्ल तो एक वेक्टर क्वांटिटी पर अप्लाई होता है और डाइवर्जेंस भी एक वेक्टर का क्वांटिटी पर अप्लाई होता है, लेकिन ग्रेडियंट एक स्केलर क्वांटिटी पर अप्लाई होता है। और जो ग्रेडियंट अपन किसी भी स्केलर क्वांटिटी पे अप्लाई करते हैं तो अपन को जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट अपन को वेक्टर रिजल्ट मिलेगा। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो डाइवर्जेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तीसरा आता है अपना कर्ल, जो कि अपन अब पढ़ेंगे। कर्ल भी एक वेक्टर क्वांटिटी पर अप्लाई होता है और जब अपन कर्ल को किसी भी वेक्टर क्वांटिटी पर अप्लाई करते हैं तो अपन को जो रिजल्टेंट मिलती है वो रिजल्टेंट क्वांटिटी भी वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। मतलब अपनी तीन चीजें हो गई। पहला तो हो गया ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी, दूसरा हो गया अपना डाइवर्जेंस, तीसरा हो गया अपना कर्ल जो कि अपन अभी देखेंगे कि कर्ल होता क्या है। ग्रेडियंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी पर अप्लाई होगा। किस पर होगा? स्केलर क्वांटिटी पर। डाइवर्जेंस वेक्टर क्वांटिटी पर होगा, वेक्टर क्वांटिटी पर अप्लाई होगा। और जो अपना कर्ल होगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी पर अप्लाई होगा। ये इनमें मेन डिफरेंस होता है। और जो रिजल्टेंट मिलता है अपन को, रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट जैसे ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी मीन्स क्या है, किसी भी स्केलर क्वांटिटी का यदि अपन ग्रेडियंट निकालें तो वो अपन को वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, मतलब वेक्टर राशि मिलती है। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अपन यदि डाइवर्जेंस निकालें तो वो अपन को स्केलर क्वांटिटी मिलती है। और यदि अपन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का यदि कर्ल निकालें तो वो अपन को वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। ये तो अपनी मतलब जनरल चीजें हो गई याद रखने के लिए कि ग्रेडियंट क्या होता है और डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है। अब अपन ये चीजें अपन ने पढ़ ली थी, इनका फिजिकल मीनिंग पढ़ लिया था कि ग्रेडियंट का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। अब अपन देखते हैं कर्ल ऑफ एनी वेक्टर। कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर। कर्ल ऑफ एनी वेक्टर या अपन बोल सकते हैं सदिश का या सदिश क्षेत्र का कर्ल, सदिश क्षेत्र का कर्ल। कर्ल का मतलब क्या होता है? कर्ल करना, इट मीन्स घूमना। कर्ल करना मीन्स घूमना, सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं। देखते हैं अपन, ये अपन ने कोई भी लाइन मानी इस प्रकार, इसको अपन ने इसके लास्ट पॉइंट मान लिए अपन ने P और Q, इसके अपन ने कोई लास्ट पॉइंट मान ली है। अब अपन देखते हैं, मान लिया ये एक लाइन है तो ये लाइन किसी भी सदिश क्षेत्र में स्थित है। मान लिया वो सदिश क्षेत्र क्या है, ए वेक्टर है। सदिश क्षेत्र में कोई ये लाइन स्थित है P, जिसके अंतिम बिंदु P और Q है। और जो वेक्टर है, वेक्टर फील्ड है वो हमारा क्या है, ए वेक्टर है।
तो अपन देखते हैं कि ये जो सदिश लाइन है ये dr1 मतलब बहुत छोटे छोटे अल्पांश लंबाइयों से मिलकर बनी हुई है। मान लिया जैसे इतनी ये dr1 है, नेक्स्ट ये dr2 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये dr3 है, इसी प्रकार ये dr4 है, इसी प्रकार ये पूरी लाइन इस प्रकार की छोटी छोटी लंबाइयों से मिलकर बनी हुई है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो सदिश है, सदिश क्षेत्र में स्थित ये लाइन है वो बहुत छोटे छोटे अल्पांश लंबाइयों से मिलकर बनी हुई है। जैसे इसकी लंबाई हो गई dr1, इसकी हो गई dr2, इसी प्रकार dr3 और ऐसो ऑन अपन बोल सकते हैं drn लंबाई अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है। और इसके जो सदिश क्षेत्र वो जो वेक्टर फील्ड है वो क्या है, ए वेक्टर है। अब मान लिया इन जो ये सदिश दे रखे हैं ये जो ये अल्पांश लंबाइयों से मिलके ये जो लाइन बनी हुई है उनके जो छोटे छोटे अल्पांश सदिश मान लिए हमने क्या है a1, a2, a3, इस प्रकार अपन ने ये अल्पांश लंबाई क्षेत्र इसके मान लिए। तो अपन इस सदिश क्षेत्र को, टोटल सदिश क्षेत्र को इसके जो डॉट प्रोडक्ट है उसका अदिश गुणन है, अदिश गुणन के योग को अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, W बराबर इसका अपन ने माना इस अल्पांश का जो क्षेत्र है वो है a1 और अल्पांश लंबाई क्या है dr1, तो ये क्या हो जाएगा ar1 dr1। अब एक चीज आती है ये जो dr1 dr2 दूरी, और दूरी अपन को पता है कि कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। फिर अपन ने यहाँ पे वेक्टर क्यों लगाया हुआ है, वेक्टर इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि एक अल्पांश को अपन एक वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं, कि एक अल्पांश को अपन वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, इसलिए इसको अपन किसी भी अल्पांश को वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं। तो अपन इन सदिश क्षेत्र के योग को किस प्रकार लिख सकते हैं, a1 dr1 a2 dr2 प्लस a3 dr3, इसी प्रकार ये n टाइम्स तक है an drn। अब इसमें अपन यदि थ्योरी लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, माना सदिश क्षेत्र, माना सदिश क्षेत्र A जिसके बिंदु P व Q विभिन्न अल्पांश लंबाइयों dr1 dr2 dr3 से मिलकर बना हुआ है तथा सदिश क्षेत्र के अल्पांश क्रमशः है a1 a2 a3 ऐसो ऑन an है। तब इनके अदिश गुणनफल का योग, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट को अपन क्या बोलते हैं, अदिश गुणन। तो तब इनके अदिश गुणन का योग इस प्रकार लिखा जा सकता है, इस प्रकार लिखा जा सकता है। W बराबर
a1 वेक्टर डॉट dr1 प्लस a2 डॉट dr2 प्लस a3 dr3 से an drn। तो अब ये अपन ने n टाइम्स तक लिख दिया। अब इसको अपन किस प्रकार लिख सकते हैं, समेशन ऑफ दिस a वेक्टर डॉट dr अपन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, यहाँ 1 से n तक, और इधर क्या है p से q, मतलब अपन इंटीग्रेशन करेंगे, अपन समेशन करेंगे p से q तक। तो p से q तक a डॉट dr वेक्टर। अब अपन देखते हैं कि ये जो क्वांटिटीज है इनमें बहुत ही कम गैप है, मतलब कि ये बहुत ही छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है। तो इनको ये एक प्रकार से कंटिन्यूअसली है, इट मीन्स ये बिल्कुल सतत रूप से है। सतत रूप से है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, समेशन को अपन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन p से q w बराबर a वेक्टर डॉट, अब इस dr को मान लिया अपन एक पर्टिकुलर लंबाई दे दें dl, यहीं पे दे देते हैं dl। तो जो अपना इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, w बराबर p से q a वेक्टर डॉट dl। तो अब इस स्थिति में अपन देखते हैं कि ये p से q तक a वेक्टर डॉट dl ये क्या है, ये इस सदिश का, इस सदिश क्षेत्र में स्थित इसका लाइन इंटीग्रल है। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, समीकरण एक सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन यानी कि लाइन इंटीग्रल कहलाता है। रेखा समाकलन लाइन इंटीग्रल कहलाता है। तो ये हो गया अपना लाइन इंटीग्रल। अब अपन निकालते हैं, पहले तो अपन ने निकाला सदिश क्षेत्र का लाइन इंटीग्रल, यहाँ पर इसको बोल सकते हैं लाइन इंटीग्रल सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल। सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, तो ये हो गया अपना सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। अब पहले कर्ल क्यों लिख दिया, क्योंकि कर्ल निकालने से पहले अपन को इसका लाइन इंटीग्रल जानना बहुत जरूरी था। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अपन जो कर्ल निकालेंगे उसके लिए सबसे पहले अपन को लाइन इंटीग्रल के बारे में जानना जरूरी था। इसलिए अब अपन देखते हैं कि अपना लाइन इंटीग्रल क्या हो गया, किसी भी सदिश क्षेत्र अपन ने लिया a वेक्टर, उसमें दो पॉइंट स्थित थे अपने p और q, और वो p q अनंत लंबाइयां, अनंत छोटे छोटे अल्पांश लंबाइयों से मिलकर बना हुआ था। मान ली अपनी क्या थी, dr1 dr2 dr3 थी से drn तक थी। तो अपन ने इनके जो अदिश गुणन का योग है वो किस प्रकार लिखा, a1 डॉट dr1 प्लस a2 dr2 इस प्रकार लिख दिया। इसको अपन समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं p से q a डॉट dl। अब p से q, अब इसको अपन ने जो समीशन है, समीशन साइन को अपन ने लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट क्यों कर दिया, क्योंकि यह सतत रूप से लंबाइयां स्थित है, सतत रूप से लंबा जो इसके अल्पांश लंबाई हैं, इसलिए इन अल्पांश लंबाइयों को बहुत छोटी होने के कारण ये कंटिन्यूअस हो जाएंगे, और कंटिन्यूअस को अपन एक इंटीग्रेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया अपना किसी भी सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। अब अपन देखते हैं, ये तो हो गया लाइन इंटीग्रल। अब लाइन इंटीग्रल का फिजिकल मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। फिजिकल मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रल, फिजिकल मीनिंग क्या होता है लाइन इंटीग्रल का, फिजिकल मीनिंग मतलब भौतिक महत्व। फिजिकल मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रल, ये
अपने P से Q अल्पांश लंबाइयों से मिलकर बना हुआ है। तो अब अपन जब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की यदि वैल्यू निकालते हैं तो अपन देखते हैं कि ये इसकी पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसमें जो सदिश राशि है उसका अपन मान निकालते हैं तो P से Q तक स्थित इसमें जितने भी पॉइंट हैं अंदर के, मतलब वो किस तरीके से एंड पॉइंट पर जा रहा है। यानी कि ये भी कह सकते हैं अपन ये लास्ट पॉइंट P और Q स्थित है, ये P और Q पर जाने का तरीका या तो डायरेक्ट ऐसे हो सकता है या वो ऐसे जाए या ऐसे जाए या ऐसे जाए, मतलब कि वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, मतलब पथ पर निर्भर नहीं करता। P से Q तक जाने में वह पथ पर निर्भर नहीं कर रहा। इट मीन्स वो यहाँ से जा रहा है तो उस फिजिकल क्वांटिटी का मान से एक वो ही प्राप्त हो रहा है। इसी फिजिकल क्वांटिटी का मान इस पथ से जाने पर भी हमें वही प्राप्त होता है, इससे इधर तक जाने पर भी वही मान प्राप्त होता है, इधर से जाने पर वही प्राप्त होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये लाइन इंटीग्रल उसके पथ पर निर्भर न होकर उसके अंतिम बिंदु P और Q की स्थिति पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार की जो क्वांटिटीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, जो सिर्फ अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती हैं और उसके पथ पर निर्भर नहीं करती, वो क्वांटिटी हमारी कहलाती हैं संरक्षी क्वांटिटी। यानी कि कोई भी जो वो क्वांटिटी है तो वो कौन सा फील्ड हो जाएगा, एज ए फील्ड समझ सकते हैं, तो वो फील्ड हो जाएगा अपना संरक्षी क्षेत्र। जैसे अपन देख सकते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र R डिपेंडेंट होता है, या अपन ये भी कह सकते हैं वो संरक्षी क्षेत्र होता है। और अपन विद्युत क्षेत्र देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र भी अपना संरक्षी क्षेत्र होता है। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र वो पथ पर निर्भर न होकर बिंदु की अंतिम स्थितियों पर निर्भर करते हैं या अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करते हैं। तो ये अपना हो गया फिजिकल मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रल। अब अपन आगे देखते हैं, ये अपना हो गया फिजिकल मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रल। और लाइन इंटीग्रल क्या था अपना, जैसे W बराबर a वेक्टर डॉट dl P से Q तक, ये हो गया इसका लाइन इंटीग्रल। अब यदि अपन जैसे अपन बात करें, यदि अपन जैसे मान लें a वेक्टर कोई क्वांटिटी क्या है, कोई वेक्टर क्वांटिटी मान ले f वेक्टर है, मतलब फोर्स ले लिया, और dl अपना क्या है विस्थापन है, ds मान लिया या dr मान लिया, dr विस्थापन करता है। तो इस स्थिति में अपना जो लाइन इंटीग्रल है वो क्या डिनोट करेगा, f डॉट dr बराबर P से Q तक, वो ये डिनोट कर रहा है कि उस सदिश क्षेत्र में यदि अपन F वेक्टर बल लगाएं और उस बल को लगाने पर अपना dr विस्थापन होता है, F वेक्टर बल लगाने पर अपना dr विस्थापन होता है, तो उस स्थिति में अपना किया गया कार्य क्या होगा, F डॉट dr। ये अपना इसका फिजिकल मीनिंग हो गया। जैसे ये तो अपन ने किसी भी फील्ड जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र में ले लिया। अब यदि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ए वेक्टर जो एक क्वांटिटी है वो मान लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और उसमें विस्थापन dl हो रहा है। तो इस स्थिति में जो E डॉट dl है वो भी किए गए कार्य को ही व्यक्त करेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या होता है अपना एकांक आवेश में उत्पन्न बल होता है, एकांक आवेश में उत्पन्न बल होता है। तो इसीलिए ये E डॉट dl भी अपने वर्क डन को व्यक्त करेगा, यानी P से Q तक जाने में कितना कार्य हो गया, E डॉट dl, यानी एकांक धनावेश, एकांक कोई भी जैसे भी आवेश होगा एकांक आवेश में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, E डॉट dl। किस में होगा, विद्युत क्षेत्र में। तो ये हो गया अपना फिजिकल मीनिंग ऑफ लाइन इंटीग्रल। तो नेक्स्ट अपन
इंटीग्रल को समझना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक अपना कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो अपन देखते हैं इसमें कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। मान लिया कोई भी बिंदु है P, एक सदिश क्षेत्र C से घिरा हुआ है। जैसे मान लिया इसमें कोई बिंदु स्थित है और इसको C जो कोई पृष्ठ है C क्षेत्र द्वारा इसको घेर रखा है। कोई बिंदु इसमें स्थित है A, उसको किसी भी क्षेत्र के द्वारा घेर रखा है। तो इस ये पृष्ठ दे रखा है अपन को, ये पृष्ठ किसके द्वारा घेर रखा है? C के द्वारा। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये प्लेन है, अब इस प्लेन ये इस प्रकार है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी बाहर की ओर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं डी ए वेक्टर। इस पृष्ठ की डायरेक्शन को इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ये जो पृष्ठ बना हुआ है इसको अल्पांश क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। मतलब ये जैसे ये क्षेत्र दे रखा है अपन को, ये क्षेत्र बहुत ही अल्पांश क्षेत्र, अल्पांश स्ट्रिपों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो इस स्थिति में अपन देखते हैं कि किसी भी सदिश क्षेत्र का कर्ल किस प्रकार निकालते हैं। तो इस स्थिति में अपन देखते हैं इसका जो रेखा समाकलन है वो किस प्रकार लिखा जाएगा। पहले लिखते हैं माना सदिश क्षेत्र A, माना सदिश क्षेत्र A विभिन्न अल्पांश क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। तब इस स्थिति में C पृष्ठ द्वारा वो घिरा हुआ है। तब इस स्थिति में अपन देखते हैं कि जो इसका लाइन इंटीग्रल है वो कैसे दिया जाएगा। मान लिया अपन लाइन इंटीग्रल को गामा से डिनोट कर रहे हैं, तो लाइन इंटीग्रल बराबर हो जाएगा A डॉट dl वेक्टर हो जाएगा। अब ये एक बद्ध पृष्ठ है, मतलब बंधा हुआ है, चारों तरफ से ये बंद है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है बाहर निकलने के लिए। तो इस बंद पृष्ठ को किस प्रकार लिखा जाएगा? A डॉट dl। तो ये क्वांटिटी अपने को किसको डिनोट करेगी? रेखा समाकलन को, और ये परिसंचरण को व्यक्त करती है। यानी कि अपन ये कह सकते हैं उपयुक्त समीकरण परिसंचरण को व्यक्त करता है। तो अपन देखते हैं इसमें जो अपना कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड क्या होता है, ये तो अपना क्या डिनोट कर रहा है, लिख सकते हैं उपयुक्त समीकरण परिसंचरण को व्यक्त करता है। मतलब ये किस प्रकार घूम रहा है, इसका सर्कुलेशन किस प्रकार हो रहा है उसको व्यक्त करेगा, परिसंचरण को व्यक्त करता है। तब एकांश क्षेत्रफल में
एकांक क्षेत्रफल में बद्ध पृष्ठ का रेखा समाकलन होगा वो अपना क्या कहलाएगा, कर्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ल। एकांक बद्ध पृष्ठ का रेखा समाकलन अपना कर्ल कहलाता है। या अपन लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए बराबर अल्पांश क्षेत्र ले रहे हैं तो डी ए टेंस टू 0 लिमिट हो जाएगी अपनी, डी ए टेंस टू 0। और क्या है, एकांक क्षेत्रफल का परिबद्ध जो रेखा समाकलन है वो अपने किसको डिनोट करेगा, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी जो सदिश क्षेत्र दे रखा है, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन तथा उसके जो क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, कर्ल कहलाता है। तो ये हो गया अपना कर्ल। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो मान ली क्या है, एन कैप है। तो इस स्थिति में यदि अपन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कर्ल ऑफ ए डॉट एन कैप बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट डी ए टेंस टू 0 1 अपॉन डी ए लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल वेक्टर। तो ये अपना हो गया कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। अब अपन इसका फिजिकल मीनिंग देखते हैं कि कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड क्या होता है। फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल एनी वेक्टर। फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल। फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल अपन देखते हैं, जैसे कोई भी द्रव का फ्लो हो रहा है, कोई भी द्रव जैसे वाटर ले सकते हैं या कोई भी और भी कोई लिक्विड है उसका फ्लो हो रहा है। अब उसका फ्लो हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी मान ली क्या है, v वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी इसलिए वेक्टर लगा दिया। तो उस स्थिति में इसका कर्ल 0 नहीं होगा। कर्ल ऑफ एनी v, कोई वेक्टर क्वांटिटी क्या है हमारी v है, तो कर्ल ऑफ v डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी लिक्विड है वो फ्लो तो होगा ही, उसका परिसंचरण तो होगा ही होगा, वो एक जगह तो नहीं पड़ा रहेगा। अब पड़ा रहे तो उस स्थिति में क्या होता है वो देखेंगे, जैसे कोई द्रव ले लिया उसका फ्लो हो रहा है तो उस स्थिति में कर्ल ऑफ v डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में कर्ल ऑफ वेक्टर v बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि यदि इसका कर्ल 0 नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसका फ्लो या तो इस प्रकार हो रहा है, या तो फ्लो इस प्रकार हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं इस प्रकार हो रहा है, या इसका फ्लो इस प्रकार हो रहा है। यानी कि इसकी दो सिचुएशन बन रही हैं। यदि कर्ल ऑफ एनी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू 0 इट मींस उसकी दो डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो वो इस प्रकार फ्लो होगा या ये बोल सकते हैं क्लॉकवाइज फ्लो होगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। इट मींस ये जो फील्ड है वो क्या डिनोट करेगा, अपने सर्कुलेशन को डिनोट करेगा। तो अब अपन जैसे देखते हैं, अब ये स्थिति तो हो गई कर्ल ऑफ एनी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू 0, इसका फ्लो हो रहा है, ये एक मतलब बोल सकते हैं सतत रूप से फ्लो हो रहा है। अब दूसरी चीज क्या आ जाती है, जैसे अपन एक टब लेते हैं, टब में छेद कर देते हैं तो उस स्थिति में फ्लो किस प्रकार होता है, तो उस स्थिति में हमारा फ्लो
इस प्रकार का होता है। इस प्रकार हमारी भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन धाराओं को क्या बोलते हैं अपन? भंवर धाराएं बोलते हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं कि कर्ल क्या होता है? कर्ल एक सर्कुलेशन होता है, परिसंचरण होता है, घुमाव होता है। अब वो किस प्रकार हो सकता है? या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, या जैसे अपन एक टब में छेद कर देते हैं तो इस प्रकार द्रव का फ्लो होता है, तो उस स्थिति में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये हो गया अपना फिजिकल मीनिंग ऑफ कर्ल, मतलब कर्ल का भौतिक महत्व क्या होता है। ये कर्ल का भौतिक